हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स के ऊपर। आज इसके बारे में हम स्टडी करेंगे ब्रीफली। और इससे पहले ऑलरेडी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एंड 2 आ चुका है। आई होप आपने वो वीडियोज़ भी वॉच कर ली होंगी और स्टडी कर लिए होंगे दोनों स्टैंडर्ड्स। और आज की वीडियो में CS3 करेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुंचाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स, हमारा CAS3 जो है वो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स के ऊपर है। तो कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड CS3 जो है रिवाइज किया गया था 2015 में, और ये इशू किया गया था ICAI के द्वारा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस स्टैंडर्ड ने रिप्लेस किया है CS3 रिवाइज 2011 को, यानी कि जो 2011 में कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था उसको बदल करके ये आया 2015 में, इसको फिर से रिवाइज किया गया। और इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो दिस स्टैंडर्ड डील विद द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स, कि ये स्टैंडर्ड किससे डील करता है? प्रिंसिपल और मेथड्स। किसके प्रिंसिपल और मेथड्स? कि हमको डिटरमाइन करना है क्या? प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स को, कि भाई हमारे प्रोडक्शन और ऑपरेशन, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कितने ओवरहेड्स हैं, कितने इनडायरेक्ट खर्चे बोल सकते हैं आप। दिस स्टैंडर्ड डील विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स। तो ये स्टैंडर्ड डील करता है क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट और असाइनमेंट से। किसकी? प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स की, ताकि हम डिटरमाइन कर पाएँ क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, की हमने जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उसकी क्या लागत आई है, और ताकि हम इसको प्रेजेंट कर पाएँ और डिस्क्लोज कर पाएँ अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव यही है कि यूनिफॉर्मिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना इन दी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग दी प्रोडक्शन। की प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं तो हमको मतलब प्रोडक्शन और ओवरहेड्स की जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं इनकी वैल्यूज़ को, तो हम जो है उसमें जो है यूनिफॉर्मिटी आए, उसमें जो है कंसिस्टेंसी आए विद रीज़नेबल एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेट होना चाहिए। स्कोप की बात करें तो ये स्टैंडर्ड जो है वो कोस्ट अकाउंटिंग कोस्ट स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोज़र करना पड़ता है प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स का। डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें हमारी टोटल काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन है, 14 है, तो हम कोई भी 5 कर लेते हैं। तो 5 एबनॉर्मल कोस्ट की तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एन अनयूजुअल और अटिपिकल कोस्ट हुज अकरेंस इज़ यूजुअली इरेगुलर, मतलब ऐसी कोस्ट जो इरेगुलर हो, मतलब कब रेगुलर उस पर नहीं होती है, रेगुलर बेसिस पे ये कोस्ट इनकर नहीं होती, बट कभी कभार अनयूजुअल या फिर कह सकते हैं अटिपिकल कोस्ट है ये, अनएक्सपेक्टेड कारणों की वजह से ये हो जाती है, और एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से बोल सकते हैं। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि असाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड टू कोस्ट ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ एप्रोप्रिएट अब्जॉर्प्शन रेट। तो अब आपको प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स में असाइनिंग करनी है कोस्ट ऑब्जेक्ट्स की, तो आप इसको एक एब्जॉर्प्शन रेट के द्वारा जो है असाइन करेंगे। अब एब्जॉर्प्शन रेट क्या रहेगा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट रहेगा इज़ इक्वल टू प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड ऑफ द एक्टिविटी, मतलब जो भी प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स हैं उसको हमें डिवाइड करना है वॉल्यूम से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एक्टिविटी से। जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, तो इससे हम जो है कोस्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल भी गिवन है कि द रेट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ओवरहेड्स ऑफ अ मशीन, कि हम कैसे रेट निकालेंगे? हम मशीन के ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे मशीन आवर्स से,
ठीक है, वॉल्यूम से। क्लियर है। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट, मतलब जो जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसकी जो भी लागतें आती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहलाता है। ये हम पहले भी स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं। कॉस्ट सेंटर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप ज़रूर पढ़ें। एनी यूनिट ऑफ एन एंटिटी सिलेक्टेड विद अ व्यू टू एक्यूमुलेटेड ऑल कॉस्ट अंडर दैट यूनिट, मतलब एंटिटी की एक ऐसी यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उसकी जो जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो एक साथ एक्यूमुलेट कर पाए हम। एंड द यूनिट कैन बी डिवीज़न, अब वो यूनिट क्या हो सकती है, वो यूनिट हो सकती है डिपार्टमेंट हो सकता है, एक सेक्शन हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल यूनिट्स हो सकता है। तो इसी को ही हम, इन यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। कॉस्ट सेंटर में आपके प्रोसेसेस इंक्लूड होंगे, फंक्शन, एक्टिविटी, लोकेशन, आइटम ऑफ इक्विपमेंट, ग्रुप ऑफ पर्सनस और एनी अदर यूनिट जो भी कॉस्ट से रिलेटेड हो, एक्यूमुलेटेड हो, उसको हम कॉस्ट सेंटर कहेंगे। कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो एन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, कस्टमर, प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, सर्विस और एनी अदर ऑब्जेक्ट विच आर फॉर विच कॉस्ट आर असर्टेन, जिसके लिए कॉस्ट निकालते हैं हम लोग, है ना। हम कॉस्ट, ये भी हम पहले स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं 1 और 2 में, ये डेफिनेशन कॉस्ट ऑब्जेक्ट वाली, कि हमने जो है एक्टिविटी की कोई कॉस्ट निकालनी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट सेंटर यानी कि आप बोल सकते हैं इसको यूनिट, उसकी कॉस्ट निकालनी है। कस्टमर, प्रोडक्ट, ये सब की, तो ये सारे क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी आप कॉस्ट निकालते हो, तो दैट इज़ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिक्स कॉस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट वेरी, मतलब चेंज नहीं होती। अगर आप जितना भी अपने प्रोडक्शन का वॉल्यूम चेंज कर लो, फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी रहेगी, है ना। और फिक्स ओवरहेड्स भी इनको बोलते हैं। इम्प्यूटेड कॉस्ट की बात करें तो नॉशनल कॉस्ट नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले कंप्यूटेड फॉर एनी पर्पस, मतलब हम जो है जो भी कॉस्ट निकालते हैं ना उसी को ही इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट निकालते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट वही होती है जिसमें कैश आउटले को हम इन्वॉल्व नहीं करते, मतलब कैश को इन्वॉल्व नहीं करना। ऑल राइट, नॉर्मल कैपेसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स की बात कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट और इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स हमारी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जिसमें जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जो भी लागतें आएंगी इनडायरेक्ट वाली, वो सभी प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स कहलाएंगी। तो ये जो टर्म है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऑपरेशन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इनका सेम ही मीनिंग है, ठीक है, एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है, एक दूसरे के स्थान पर इनको हम यूज़ करते हैं। दैट्स इट। आगे आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स रिप्रेजेंटिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज शैल बी डिटरमाइंड एट इनवॉइस और एग्रीड प्राइस, की जो भी प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके रिसोर्सेज का प्रोक्योरमेंट, उसको डिटरमाइन किया जाएगा इनवॉइस या फिर एग्रीड प्राइस पर। एंड इसमें आपके टैक्स एंड ड्यूटीज़ भी इंक्लूड होंगे और वो सभी दूसरे एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होंगे जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड हों। और प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड अदर देन दोज रेफर टू इन अबव पैराग्राफ शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर, मतलब जो भी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा उसके अलावा अगर कोई प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स हैं तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जितने उस पर खर्चा हुआ, जितनी कॉस्ट आई, उस बेसिस पे हम उसको डिटरमाइन करेंगे। और जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट में एक एग्जांपल भी गिवन है कि इन केस ऑफ मशीनरी स्पेयर फैब्रिकेटेड इंटरनली और अ रिपेयर जॉब कैरिड आउट इंटरनली, तो इट विल इंक्लूड कॉस्ट इनकर्ड ऑन मटेरियल, एम्प्लॉई एंड एक्सपेंसेस। कहने का ये मतलब है कि हमने
मशीन में रिपेयरिंग कराई कुछ इंटरनली, है ना, तो उसकी कॉस्ट जो है हम इंक्लूड करेंगे रिपेयरिंग की। थर्ड, एनी एबनॉर्मल कॉस्ट विच इज़ मटीरियल एंड क्वांटिफिएबल, मतलब ऐसी एबनॉर्मल कॉस्ट, अभी हमने एबनॉर्मल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि जो ऐसी कॉस्ट जो अनयूजुअल हो, मतलब वो हमेशा नहीं होती, कभी कभार होती है। तो एनी अबनॉर्मल कॉस्ट वेयर, मतलब अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो मटीरियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिफिएबल है, तो उसको हम प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स में नहीं गिनेंगे। लिखा है ना, शेल नोट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स, ठीक है, तो इसमें नहीं गिनेंगे। फोर्थ, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स शेल नोट इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट, तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स में हम इम्प्यूटेड कॉस्ट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड वेरिएंसेस अट्रीब्यूटेबल टू नॉर्मल रीजन शेल बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन हेड के जो भी वेरिएंसेस होते हैं, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं नॉर्मल रीजंस की वजह से, तो वो हमारे प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स का पार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल रीजंस की वजह से आ रहे हैं, दैट्स वाई। ओवरहेड वेरिएंसेस अगर एब नॉर्मल रीज़न की वजह से आ रहे हैं तो वो हम प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड में नहीं इंक्लूड करेंगे, मतलब उसको हम एक्सक्लूड रखेंगे। और एनी सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव और अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर, मतलब ऐसी, मतलब कोई सब्सिडी हो, कोई ग्रांट हो, कोई इंसेंटिव हो, या ऐसा ही कुछ टाइप का कोई अमाउंट हो जो रिसीवेबल हो, मतलब जो प्राप्त करना है, किस रिस्पेक्ट में, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे उसकी कॉस्ट से, ठीक है। ऑब्वियसली भाई यहाँ से कुछ आ रहा है तो हम उसकी कॉस्ट में से उसको घटाएंगे ना, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में कुछ हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम उसकी कॉस्ट में से उसको रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, दैट्स इट। फाइन्स, पेनल्टी, डैमेज एंड सिमिलर लिवाइज पेड और पेएबल टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कि हमने लीगल अथॉरिटी को कुछ फ़ाइन दिया, कोई पेनल्टी दी, कोई डैमेजेस की वजह से, और तो ये टाइप का जो खर्चा होएगा ना, ये हमारे प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स में हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। 8th पॉइंट, क्रेडिट और रिकवरी। अब कुछ रिकवरी करनी है, यानी उधार, कुछ रिकवरी करनी है हमें इसी प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड से रिलेटेड, और तो उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमने कॉस्ट वाला भी पॉइंट पढ़ा था ना, उसमें भी रिड्यूस करा था, तो इसमें भी डिडक्ट ही करेंगे अगर हम कुछ रिकवर कर रहे हैं। और या फिर वेर द रिकवरी एक्सीड द टोटल प्रोडक्शन, अगर रिकवरी टोटल प्रोडक्शन से भी ज़्यादा हो जाती है तो वो जो बैलेंस बच जाएगा रिकवरी का, उसको हम अदर इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद एनी चेंज इन दी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कोई चेंज हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, अप्लाइड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड शैल बी मेड ओनली, मतलब कोई चेंज किया, किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कोई चेंज आया हमारे ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स के स्टैंडर्ड के मेजरमेंट के लिए चेंज आया, तो अगर वो लॉ, अगर वो कानून के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, जो है अप्रोप्रिएट चेंज करेंगे अपने कॉस्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। हमें कानून के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अगर कोई चेंज आया है तो ये 9 पॉइंट्स थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट के। मेजरमेंट इन द सेंस क्या, कि हम प्रोडक्शन एंड ओवरहेड्स की कॉस्ट को मेजर कर रहे हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमने इन 9 पॉइंट्स में पढ़ा। असाइनमेंट की बात कर लेते हैं, तो वाइल असाइनिंग प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, जब हम प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड असाइन कर रहे हैं तो ट्रेजेबिलिटी और टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर, कि जो भी हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट असाइन कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर में होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स द्वारा गाइडेंस लेनी चाहिए, जो भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें करना है। और कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली, जिस कॉस्ट को आप डायरेक्टली ट्रेस कर लोगे तो वो आपकी डायरेक्टली असाइंड होगी, जिसको आप इनडायरेक्टली करोगे वो इनडायरेक्टली असाइंड होगी। तो असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन जो है ऑपरेशन ओवरहेड्स का, वो 2 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। वो 2 प्रिंसिपल क्या है, नंबर 1 कॉज एंड इफेक्ट, नंबर 2 बेनिफिट्स रिसीव्ड। कॉज एंड इफेक्ट की बात करें तो कॉज इज़ द प्रोसेस और ऑपरेशन और एक्टिविटी, कि कॉज क्या है, एक प्रोसेस है, ऑपरेशन है या एक्टिविटी है।
ठीक है। और इफेक्ट क्या है, इनकरेंस ऑफ कॉस्ट, कि उस एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, कॉस्ट आई, कॉज एंड इफेक्ट है ना। कॉज क्या है, कारण क्या है, प्रोडक्शन किया जी हमने, एक्टिविटी करी हमने, ऑपरेशन किया है ना, प्रोडक्शन किया, ये कॉज हो गया। अब इस कॉज की वजह से इफेक्ट क्या हुआ कि हमारी कॉस्ट आई, हमारी लागतें आई, तो कॉज एंड इफेक्ट, इजी। बेनिफिट्स रिसीव्ड की बात करें तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर टू बी अपोर्शन टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन प्रपोर्शन टू द बेनिफिट रिसीव्ड बाय देम। ऑब्वियसली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें बेनिफिट तो चाहिए ना कोई, तो जो भी बेनिफिट होगा उससे इसको हम अपोर्शन करेंगे कि हमने इतना लगाया और हमें इतना बेनिफिट हुआ। उसके बाद प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड शेल बी प्रेजेंटेड एज सेपरेट कॉस्ट हेड, कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक सेपरेट कॉस्ट हेड के रूप में इसको हम प्रेजेंट करेंगे। और दूसरा, इफ़ मटीरियल एलिमेंट वाइज एंड बिहेवियर वाइज डिटेल्स जो होंगी हमारे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन की, वो भी हम प्रेजेंट करेंगे। मतलब आपको अकॉर्डिंगली मटेरियल वाइज, एलिमेंट वाइज आपको प्रेजेंट करना है डिटेल्स को, जो भी डिटेल्स हैं। थर्ड, एनी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन की स्थिति में क्या होगा, ओवरहेड शेल बी प्रेजेंटेड इन द रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की स्थिति है तो आप जो है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में अपना ओवरहेड्स क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। डिस्क्लोजर की बात करें तो कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या क्या आप डिस्क्लोज करेंगे, क्या क्या आप शो करेंगे। नंबर 1 कि बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स का असाइनमेंट किया तो वो आपने किस बेसिस पे किया। नंबर 2, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स इनकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पे कॉस्ट आई है तो वो आप डिस्क्लोज करेंगे। प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज से जो रिलेटिंग है, रिसीव्ड जो भी रिसीव हुआ है, और या फिर सप्लाइड टू रिलेटेड पार्टीज़, तो ये सारा आप डिस्क्लोज करेंगे। एनी कोई सब्सिडी है, कोई ग्रांट है, कोई इंसेंटिव है, कोई अमाउंट है इस नेचर की जो रिसीवेबल है, तो उसको आप रिड्यूस करेंगे प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड से। कोई क्रेडिट या रिकवरी है प्रोडक्शन ऑपरेशन ओवरहेड से, तो वो आप डिस्क्लोज करेंगे अपने स्टेटमेंट्स में। कोई एबनॉर्मल कॉस्ट है जो ऑब्वियसली प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड का पार्ट नहीं होगा, वो आप डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे कि ये एबनॉर्मल कॉस्ट थी लेकिन हम इसका पार्ट नहीं मानेंगे। अब अनएब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ऑपरेशन ओवरहेड जो है वो आप डिस्क्लोज करेंगे। सेकेंड, डिस्क्लोजर शेल बी मेड ओनली वेयर मटीरियल सिग्निफिकेंट एंड क्वान्टिफिएबल। आप डिस्क्लोजर तभी करेंगे उस किसी भी चीज़ का जब वो मटीरियल हो, जब वो सिग्निफिकेंट हो, इम्पॉर्टेंट हो, जब वो क्वान्टिफिएबल हो, यानी कि आप उसको मेजर कर पाए इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी। नंबर 3, डिस्क्लोजर शेल बी मेड इन दी बॉडी ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर आप कैसे करेंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट के उस पर करेंगे, एज अ फुट नोट और एज अ सेपरेट शेड्यूल। और 4th पॉइंट, अगर कोई चेंज आया है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल या मेथड्स में तो वो आप अप्लाई करेंगे, और है ना, होली और पार्टली हो वो सब आप देख लेंगे। आई होप आज की वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।